हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है रासायनिक अपक्रियाएं, ये होता क्या है? देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर किसी एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं तो ये एक रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। देखिए, ये इसमें उत्पाद कहलाता है और ये जो दो तत्व हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पर इनकी जो रासायनिक गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये जल का रासायनिक गुण होगा वो सबसे ही अलग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। इनके दो मुख्य घटक होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अब हम लोग जानेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। देखिए, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया A प्लस B गिव्स, ये आपस में मिलकर कोई उत्पाद बना रहे हैं C, तो जो ये इसके पदार्थ होंगे ये अभिकारक कहलाते हैं और इनसे मिलकर जो चीज़ प्राप्त होती है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो कह सकते हैं अभिकारक हम उन्हें कहते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते। उत्पाद हम उन्हें कहते हैं जब दो रासायनिक पदार्थों से मिलकर कोई एक नया पदार्थ मिलकर बनता है तो उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे C हमारा क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी रासायनिक अपक्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि नंबर 1, श्वसन। श्वसन में क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नंबर 2 पर पाचन। पाचन हमारी रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही संपूर्ण होता है। तीसरे नंबर पे होता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। और चौथे नंबर पर होता है दूध से दही बनना। दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लोहे की जंग का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये लोहे की जंग का फार्मूला होता है। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण की परिभाषा होती है किसी भी अभिक्रिया या समीकरण को निरूपित करने के लिए हम उन तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्र द्वारा उसको निरूपित किया जाता है। इस तरह हम रासायनिक समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अपक्रिया हमको लिखनी है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स जल। ये तो साधारण तरह से हमने रासायनिक समीकरण लिखे, लेकिन अगर इसी अपक्रिया को लिखना हो अभी इसे तो मैंने साधारण भाषा में लिखा है, अगर इसको समीकरण में निरूपित करना हो तो हमें इनके प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं
प्लस ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहते हैं असंतुलित अपक्रिया। क्योंकि इसमें इधर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के भी इधर 2 अणु हैं, लेकिन जो इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और इधर 1 अणु है। तो किसी भी अपक्रिया को उसको सही तरीके से लिखने के लिए उसको संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसको संतुलित करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि इधर हाइड्रोजन 2 हैं तो इधर 2 सही है, लेकिन इधर हमें दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन 2 हैं, तो इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए पूरे यौगिक को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई 4। अब इधर हाइड्रोजन की संख्या हमें 4 करनी होगी। हाइड्रोजन की संख्या 4 करने के लिए इधर हमें 2 से गुणा करना होगा और हमें संतुलित अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे किसी भी अपक्रिया को संतुलित करना अति आवश्यक क्यों है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम होता है किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। देखिए अब हम इसको सिद्ध करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। हमने यहाँ पे अपक्रिया संतुलित की थी, हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे थे। अब अगर यहाँ पे हम इन सभी का द्रव्यमान निकालें तो बराबर नहीं होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 जुड़े हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2, और प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32, 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 और 32 टोटल कितना हो गया 34। इधर का द्रव्यमान आया है 34, तो इधर का भी 34 निकलना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या ये बराबर है। हाइड्रोजन का 1 और 2 से गुणा 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है 18 है। अतः हम कह सकते हैं यह अपक्रिया भी संतुलित नहीं है। संतुलित अब अपक्रिया को हम उनके परमाणु भारों द्वारा संतुलित करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम अपक्रिया को यहाँ पे संतुलित करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो गई है अब 4, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब ये अपक्रिया संतुलित तो हो गई है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव बराबर होना चाहिए। अब हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2 से गुणा हो गई, 2 हो जाएगा, फिर 2 से इसकी गुणा हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। देखिए किसी भी पदार्थ या तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसके परमाणु क्रमांक के लगभग दुगना होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक 1। जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है, तो इसका हो जाएगा 16। अब 16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 और 4 36। अब देख लेंगे क्या इसका भी द्रव्यमान अब बराबर है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम ये 2 बाहर ही लिखते हैं ब्रैकेट में। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस अब इसका होता है 16, हमने 16 ऐसे ही लिख दिया। इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 18। अब आप सभी को पता है 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब हम कह सकते हैं ये अपक्रिया संतुलित है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो द्रव्यमान है बराबर आ रहे हैं। इस तरह ये अपक्रिया संतुलित हुई। अब हम लोग जानेंगे कि अपक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं और अपक्रियाओं में कौन कौन से चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए अगर अपक्रिया 3 ही अवस्था में पाई जा सकती है, या फिर वो ठोस अवस्था में पाई जा सकती है, या फिर वो द्रव अवस्था में पाई जा सकती है, या फिर वो गैस अवस्था में पाई जा सकती है, तो
अगर वो ठोस अवस्था में है तो हम उसके लिए एस का यूज़ करते हैं। अगर वो गैस अवस्था में है तो उसके लिए हम लोग जी का यूज़ करते हैं। अगर वो जलीय अवस्था में है तो हम लोग उसके लिए अक्वस AQ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखना ये है कि इसमें कौन सा पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है। उससे पहले हम अपक्रिया को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन के अणु इधर 2 हैं और इधर 1, तो 2 से गुणा करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया है और यहाँ पे 1, तो 2 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, धातु, और धातु ठोस अवस्था में होता है सिर्फ पारे को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन सभी को पता है गैस अवस्था में होता है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अपक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।